इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना आगे बढ़े हो या आप कितना धीमे चले हो। आप हमेशा उनसे आगे हो जिन्होंने चलने की कोशिश ही नहीं की है। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये हमारे नए सत्र का पहला वीडियो है। हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर से। आज हम व्याकरण में कंपाउंड यानी कि समास के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम बेसिक जानकारी यहाँ आपको प्रदान करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। यह वीडियो हर उस क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है जहां पर समास आपका आता है, चाहे वह क्लास 6 हो, चाहे आप क्लास 12 के विद्यार्थी हो या उससे ऊपर कहीं आप किसी प्रकार का बोर्ड एग्जाम या एक दिवसीय एग्जाम देने जा रहे हो जहां पर हिंदी से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। हम यहाँ पर समास की कुछ बेसिक जानकारियां उसकी परिभाषा सहित आपको बताने जा रहे हैं और फिर इसके बारे में हम और भी विस्तार से चर्चा आगे और वीडियो से में करेंगे। सबसे पहले उन छात्रों को जिन्होंने पिछली बार बोर्ड एग्जाम दिया उनको उनके आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं। आप ये भी सोच रहे हो कि हम अभी इस समय जो क्लास 10th वाले हैं या 12th वाले हैं कि क्या करें, तो आप कुछ छोटे छोटे वोकेशनल कोर्स हैं, उन्हें आप 1-2 महीने के कोर्स कर सकते हो। तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आप क्लास 10th वाले आगे की कक्षाओं में एडमिशन ले सकते हैं 11th-12th में, जो उन्हें स्ट्रीम पसंद हो। और जो 12th वाले हैं वो भी अपने आगे की जो उन्होंने प्लानिंग बनाई हो उसको फॉलो अप कर सकते हैं। उससे पहले आप चाहें तो छोटे छोटे वोकेशनल कोर्स, चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड छोटे छोटे वोकेशनल कोर्स अवेलेबल हैं, आप वो कर सकते हो। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने वीडियो की। सबसे पहले बात करेंगे समास की। तो समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो ये कहती है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन और सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, शब्द नवीन होने चाहिए, मतलब नया शब्द बनेगा, और क्या होगा, सार्थक अर्थ उसका होगा, उसका अर्थ भी निकलेगा। बिना अर्थ का अगर आपने दो या दो से अधिक शब्दों को मिला दिया और आपका द्वय समास है तो नहीं। नया शर्त क्या है, नया होना चाहिए और साथ ही साथ उसका अर्थ निकलना चाहिए। सार्थक शब्द होंगे तभी उनका अर्थ निकलेगा और तभी वो समास कहलाएगा। ठीक है, आइए अगली बात क्या है समास के बारे में। समास के नियमों से जो शब्द बनते हैं, जो नया शब्द नवीन शब्द बनेगा, उसे हम समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या कहा जाता है उसे, समासिक पद या समस्त पद क्या होता है। समास के नियमों से जो नया शब्द बनता है उसे हम समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। अगली बात, समास होने पर विभक्तियों के चिन्ह, यानी जो उन्हें विभक्तियों के चिन्ह को और दूसरे नाम से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। याद रखिएगा, विभक्तियों के चिन्ह को हम और किस नाम से जानते हैं, उसे परसर्ग कहा जाता है। इनका भी लोप हो जाता है। समास होने पर विभक्तियों के चिन्ह यानी परसर्ग का लुप्त हो जाते हैं। कैसे, उदाहरण के लिए देख लीजिए, राजपुत्र में इसको जब अलग अलग करेंगे तो राजा का पुत्र हो गया। यहाँ पर का विभक्ति चिन्ह का जो है वो लोप है इस शब्द में। नवीन शब्द जो हमारा समस्त पद है वो राजपुत्र लिखा हुआ है, इसको हम समास विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र होगा। इसमें का विभक्ति या चिन्ह का जो है वो लोप हो गया है। ठीक, आगे चलिए। समास के प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता और उत्कृष्टता आती है, क्योंकि समास में क्या होता है, शब्द छोटे हो जाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नवीन शब्द बना देंगे, अर्थ उनका वही होगा, मगर जो उनको पढ़ने में जो होगी वो हमको कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो राजा का पुत्र और राजपुत्र, बात तो एक ही हो रही है, मगर राजपुत्र पढ़ने में छोटा हो गया, राजा का पुत्र ये बड़ा था, इसको छोटा कर दिया तो संक्षिप्तता आ गई और उत्कृष्टता यानी अच्छा भी देखने में लगने लगा। राजपुत्र अच्छा भी देखने में लगने लगा। तो इसी तरह से क्या होता है, समास के प्रयोग से भाषा में क्या हुई, भाषा की क्या विशेषता बढ़ी, उसमें संक्षिप्तता आई और उत्कृष्टता आई। बात ध्यान में रखने वाली है। आगे, सामासिक पद के दोनों पदों के बीच में जो संबंध स्पष्ट किया जाता है उसे हम समास विग्रह कहते हैं। ये समासिक पद है, ये इसके दोनों पदों के बीच में संबंध किससे स्थापित हो रहा है, इस शब्द से स्थापित हो रहा है। इस शब्द को, इस संबंध को दर्शाने के लिए जब हमने ये कर दिया, क्या इसको अलग अलग कर दिया, दोनों पदों के बीच में जो हम संबंध दर्शा रहे हैं, संबंध दर्शाने के लिए हमने जब इसको अलग अलग कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे, समास विग्रह बोलेंगे। और ये समास विग्रह के बाद से पहले जो था वो समस्त पद या समासिक पद था। ठीक, आगे चलिए।
अब हम बात करेंगे समास होता है, इसी तरह एक संधि भी होती है। तो समास और संधि में कुछ विशेष अंतर होता है, पहले वो जान लेते हैं। समास शब्दों के बीच में होता है, जबकि संधि वर्णों में होती है। शब्द और वर्ण में आपको अंतर पता है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, जिनका कुछ सार्थक अर्थ निकलता हो। और वर्ण क्या है? वह चिन्ह या परिपाटी जिसके अनुसार हम क्या करते हैं, अपने विचारों को लिखते हैं या व्यक्त करते हैं। स्वर और व्यंजनों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला जो अंतर है संधि और समास में, वो क्या है कि समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है, जबकि संधि में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, राजा का पुत्र, यहाँ पर का जो विभक्ति है उसका चिन्ह यहाँ पर चला गया है राजपुत्र लिखने में, जबकि संधि में ऐसा नहीं होता, विभक्ति उसकी रहती है। ठीक, आइए अब हम, ये तो रहे समास के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब हम समास के भेद के बारे में भी जान लेते हैं। समास के भेद और उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये भी हम जान लेते हैं। इन सभी भेदों के बारे में हम अलग अलग वीडियोस में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि इनका जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि इनसे जो प्रश्न है आपके, वो आपके हर प्रकार के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी प्रकार के वनडे एग्जाम्स में ही क्यों न बैठ रहे हो, या यूपी, यहाँ तक कि यूपीपीसीएस इसके लिए अलग से एक पेपर कराता है। किसके लिए? हिंदी के लिए। हिंदी के लिए अलग से पेपर, उसमें अलग से पेपर क्या, अलग से क्वेश्चंस उसमें रहते हैं, और इसके लिए अलग से पेपर भी होता है। यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, चाहे आप आरओ एआरओ ले लीजिए या किसी भी प्रकार के एग्जाम ले लीजिए, वहां पर इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। इनके लिए इसमें विशेष प्रकार के प्रश्न हिंदी ग्रामर से पूछे जाते हैं, समाज से संबंधित प्रश्न आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हम इनके वीडियोस अलग अलग लाएंगे, वहां आपको इनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको हम वहां पर देंगे, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। परिभाषा तो वही है जो हमेशा रहती थी, मगर जो इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो हम आपको देंगे, जो बार बार रिपीटेड बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे आपके वनडे एग्जाम्स हो, वहां पर पूछे जाते रहते हैं। उन एग्जाम्पल्स को हम लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। आइए पहले उससे देख लेते हैं समास के भेद। तो हम सभी को पहले से पता है, या जिन्हें नहीं पता वो जान लें कि समास के निम्न 6 भेद होते हैं। समास के जो प्रमुख भेद हैं वो 6 हैं। कौन कौन से? पहला होता है अव्ययी भाव समास। पहला जो भेद है उसे हिंदी में अव्ययी भाव समास कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे गवर्निंग कंपाउंड भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे गवर्निंग कंपाउंड भी कहा जाता है। अगला जो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसमें प्रथम पद, जो 2 पद होते हैं, इन 2 पदों में ये प्रथम पद और ये उत्तर पद कहा जाता है। समस्त पद में 2 पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। तो जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है, इसीलिए इसे गवर्निंग कंपाउंड कहा जाता है, और वो अव्यय भी होता है। थोड़ी थोड़ी जानकारी इनके बारे में आपको देते चले, इससे आप जब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम अभी, तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है, इसलिए इसे गवर्निंग कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद आता है कर्मधारय समास। इसको हम अंग्रेजी में डिस्क्रिप्टिव डिटर्मिनेटिव कंपाउंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डिस्क्रिप्टिव डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। इसमें उत्तर पद यानी कि जो दूसरा वाला पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक, अब आगे आते हैं तत्पुरुष समास, डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। यहाँ तत्पुरुष समास यानी इसे अंग्रेजी में डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहते हैं। फिर आता है अगला है जो, उसका नाम है बहुब्रीहि समास। इसको अंग्रेजी में पॉसेसिव कंपाउंड कहा जाता है, पॉसेसिव कंपाउंड कहा जाता है। फिर आता है अगला द्विगु समास। पांचवा जो समास का प्रकार है उसे हम कहते हैं द्विगु समास। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव न्यूमरल कंपाउंड। जी हाँ, अंग्रेजी में इसका नाम है डिस्क्रिप्टिव न्यूमरल कंपाउंड। छठवां जो प्रकार है समास के, जो छठवां भेद है उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। इसमें कोऑर्डिनेट, इसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। इसकी विशेषता ये है द्वंद्व समास की कि दोनों जो पद हैं वो आपस में बोलते रहते हैं कि मैं बड़ा हूं या मैं बड़ा हूं, मतलब दोनों पदों की बराबर वैल्यू होती है, इसीलिए इसे हम द्वंद्व समास के नाम से
जानते हैं। ये रही आपके समाज की जो से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियां। अब हम समाज के जो भेद हैं, अलग अलग इन भेदों के बारे में अलग अलग वीडियोस के माध्यम से जानकारी इकट्ठी करेंगे, और साथ ही साथ जब हम इन समाज के बारे में पढ़ेंगे तो इनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो एग्जांपल्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में या और तरीके के एग्जाम्स में, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, यूपीपीसीएस, आरओ ये सब जो होते हैं, यूपी पुलिस, ये सारे जो एग्जाम्स हैं वहां पर ये पूछे जाते हैं। वो हम आपको जल्द ही सारे के सारे अपलोड कर देंगे चैनल पर, आप आसानी से अच्छे से देख पाएंगे। ये था हमारा आज का पहला वीडियो इस सत्र के लिए। आज 1 अप्रैल को हम इसे लॉन्च कर रहे हैं। अब आशा है आपको हमारे समझाने की शैली और बताने का तरीका समझ में आया होगा। हमने सरल और सहज भाषा का प्रयोग इसीलिए किया है कि हमारे सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी क्लास से रिलेटेड हो, बात को आसानी से और अच्छे से समझ सकें और अपने दिमाग में स्थायी रूप से इसे रख लें, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म तक आपको अच्छे परिणाम देने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट लेकर पढ़ते हो तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से आपके क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा समझाने का तरीका, हमारे बताने का तरीका, हमारी शैली पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को पूरा वॉच करा करें लास्ट तक, क्योंकि हम आपको अच्छे से और सरल सहज तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ अपने साथियों के साथ भी शेयर करिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है, और इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।